मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको हमेशा हर वीडियो में आग्रह भी करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं हर बुधवार को और रविवार को शाम को 6 बजे आपसे लाइव बातें करता हूं। बड़ा खुश होता हूं और आप लोगों का सहयोग मिलता है। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। आज हम एक ऐसी कुंडली पर बात करेंगे। ऐसी कुंडलियां मैंने पहले भी बहुत बनाई हैं। एक साधारण आदमी समझता है कि अगर हम परिश्रम करते हैं और हमको भाग्य का साथ मिल जाए तो हमको अच्छा लाभ मिल जाता है, और भाग्य का साथ ना हो तो हमको लाभ नहीं मिल पाता। और हमेशा ही कहते हैं भाई, परिश्रम करने के साथ साथ अगर भाग्य का लाभ हो, तकदीर भी साथ दे, कैसे भी बोलो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, उसका बलवान होना तो बहुत ही अति आवश्यक है। द्वितीय भाव धन का है तो एकादश भाव आमदनी का है। ये दोनों भाव धन से संबंधित है और आज आर्थिक युग में सबको धन चाहिए। धन है तो प्रतिष्ठा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चतुर्थ भाव हमारे सभी घरेलू सुखों का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है और नवम भाव भाग्य भाव है तो दसम भाव प्रतिष्ठा कर्म का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। ये मुख है। यूं तो छठा भाव भी रोग शत्रु का है, संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है और द्वादश भाव खर्च का, किसी प्रकार के दंड का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। तो हमारे जो मैं बता रहा था भाग्य साथ दे, अगर कर्म भाव का स्वामी कहीं पर भी होने दो आपको, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों आगे पीछे हो। इसका मतलब है कैसे आगे पीछे हो, एक यहां पर हो तो एक यहां पर हो, जैसे एक यहां पर है तो एक यहां पर हो, आगे पीछे भाव में हो। इसको कहते हैं एक दूसरे से दूसरे बार में। मतलब कर्म भाव से 12वां भाव ये 9वां भाव हो जाता है, कर्म भाव से दूसरा भाव एकादश भाव हो जाता है। इसको कहते हैं एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में, परस्पर दूसरे बार में। या छठे आठवें में हो, दोनों का शताष्टक योग हो, तो ऐसे में जातक एग्जाम दे करके आएगा, प्रयत्न करके आएगा और उसको पूरी ये रहेगी कि इस बार तो मेरा अवश्य ही नाम लिस्ट में आ जाएगा। पूरी उम्मीद रहती है लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन जब लिस्ट लगती है तो उसका नाम गायब होता है दूसरे बार में। अगर हमारा कर्म भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में हो, भाग्य साथ नहीं देता। हम हमेशा ये सोचेंगे हमको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलते मिलते रह जाता है और दूसरा कोई ले जाता है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है। दूसरा हम बात करेंगे कुंडली में सूल योग कैसे बनता है। सूल योग बहुत ही बड़ा पितृदोष है। कैसे बनता है? प्राशर जी कहते हैं ये आपके 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ दो 7 ग्रह बचे। इन 12 भावों में से कहीं पर भी 7 ग्रह 3 भावों में हो, 7 ग्रह 3 भावों में हो तो सूल योग बनता है। कैसे बनता है मैंने बता दिया। समस्त 7 ग्रह, 9 ग्रह में से राहु केतु को छोड़ दो, बाकी 7 ग्रह बचे। 7 ग्रह 3 भावों में कहीं पर भी हो, लगातार हो, एक दूसरे के आगे पीछे, कोई बात नहीं, कैसे भी होने दो। प्राशर जी कहते हैं ऐसे सूल योग बनता है। अगर 7 भाव किन्हीं भी 3 ग्रह में होंगे तो उसमें उत्पन्न बालक, दर्शकों ध्यान से सुना, ये मेरे शब्द नहीं है, महर्षि प्राशर जी जिन्होंने ज्योतिष में मोतियों के रूप में अपने योगों की वर्षा की है। सूर्य योग में उत्पन्न बालक तीक्ष्ण मस्तिष्क होगा, उसका दिमाग बड़ा तेज होगा, परंतु आलसी भी होगा, निर्धन होता है और उसका स्वभाव हिंसक हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, समाज में बहिष्कृत हो जाता है। बहिष्कृत मतलब मीन्स आदमी ये चलते हैं यार छोड़ो, इससे क्या बात करना। क्यों? उसकी आदत हमेशा लड़ाई झगड़े की होती है और वो युद्ध में बिजी भी होकर आता है।
उन कारणों में जैसे बोल देते हैं इससे तो भाई कोई जीतने वाला नहीं है, उस काम में वो विख्यात भी होता है, भाई उससे कोई जीतने वाला नहीं। शूल योग का ये प्रभाव होता है, जिद्दी होता है, साहसी होता है, किसी भी खतरे से वो भयभीत नहीं होता और हर युद्ध में, हर बातचीत में, हर वार्तालाप में वो विजयी होता है, परंतु लोगों का निंदा का पात्र बनता है, क्यों? उसका स्वभाव ऐसा होता है। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा, शनि और शुक्र। आपका कोई भी लगन हो, चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति किसी भी भाव में हो, वो जरूरी बात है। अगर केंद्र त्रिकोण में होगी तो बलवान होगी, 6, 8, 12 में आदि में होगी तो भाई थोड़ी सी हल्की होगी। चंद्रमा, शनि और शुक्र की युति अगर है तो बालक धर्म प्रयाण भी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है उसका, और उसके मित्र अच्छे होते हैं, उच्च प्रतिष्ठितवान उसके मित्र भी होते हैं। ऐसा जातक अभिनय करना, संगीत करना, राजनीति में करना, कलाकार, शिक्षक, वकालत, बैंकिंग, शिल्पकारी, नक्शा नवीस, ये सब में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। एक तरफ सूर्य योग है और एक तरफ वो कुंडली में चंद्रमा, शनि और शुक्र की युति भी है। दोनों योग आ गए हैं, दोनों योग उसमें आ गए। तो सूर्य योग भी मैंने आपको बता दिया और चंद्रमा युति का प्रभाव दिया। फिर आगे है धनहीन योग। वो एक बड़ा चैप्टर है, बहुत ही आजकल के जमाने में धनहीन की तो इज्जत कहीं पर भी नहीं है, उसका सम्मान तो कहीं भी नहीं है। धन से संबंधित कई योग बनते हैं हमारे, लेकिन मुख्य योग क्या है? द्वितीय भाव हमारा कोष है, अचल अचल संपत्ति है, जमीन जायदाद उसी में आ जाती है। और एकादश भाव हमारा आमदनी का भाव है। सिर्फ आमदनी का भाव भी नहीं है, एकादश भाव हमारी अगर अच्छी आमदनी होती है, एकादश भाव हमारा बलवान होता है, तो दर्शकों वह जातक समाज से जुड़ता है, समाज में उसकी इज्जत होती है। तो काम त्रिकोण का तीसरा पद है, काम त्रिकोण का पहला पद यह है, दूसरा ये, तीसरा पद यह है। तीसरा पद उच्च पद माना गया काम त्रिकोण का, वह हमको समाज से जोड़ता है, हमारी इज्जत होती है। कब जुड़ेगी? जब हम लोगों से मिलेंगे। कब मिलेंगे? कौन इज्जत देगा आजकल के आदित्य भाव में? जब हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी तो तभी जुड़ेंगे। तो आर्थिक स्थिति में एकादश भाव और द्वितीय भाव का बड़ा सहयोग होता है, समाज को जोड़ता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन एकादश भाव का स्वामी अस्त हो तो फिर कैसे होगा? और वो भी अष्टम भाव में अस्त हो, मुश्किल की बात आ गई, क्यों? वो तो प्रभावहीन हो गया। दूसरा, धन का कारक गुरु है, संतान का कारक गुरु है। अगर गुरु विष नवास में आ जाए तो कहते हैं, हम जब किसी भाव फल का कहते हैं कि मान लिया हम एकादश भाव के बारे में हम विचार करें, एकादश भाव कैसा है, तो पहले हम देखेंगे वो भाव के ऊपर दृष्टि किसकी है, वो भाव का स्वामी कहां पर है, उस भाव का कारक कैसा है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं एकादश भाव से, कोई भी भाव से। उस भाव कौन सा ग्रह देख रहे हैं, उस भाव का स्वामी कहां पर है, उस भाव का कारक कैसे है, ये 3-4 चीजें देखी जाती हैं, 3 चीजें देखी जाती हैं, तो उसके बलवंता का हिसाब लगाते हैं। तो कारक, धन का कारक भी अगर विष नवास में हो और अस्त हो, और एकादश का स्वामी भी अगर अस्त हो, तो अब देखिए धन की कैसी चीज, सोच के समझ लीजिए। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव है, चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव है। अगर हमारा चतुर्थ भाव ठीक है तो आप ये समझिए आपको कहीं ना कहीं से आमदनी आ रही है। आज के सुखी जीवन में घर में सुख होने के कई मायने हैं। आज के सुख साधन सब ये हो, मोटर गाड़ी का वो बात अलग है, का अलग योग बनता है, अच्छा मकान हो, ये सब चीज हो तो घर में आराम से मिलता है। लेकिन अगर सुख भाव भी पीड़ित हो तो कौन आदमी ऐसा है जिसके पास आमदनी और अपने सुख के लिए वो जो जरूरी, जो बेसिक चीजें है वो उनको नहीं जुटाएगा?
आमदनी होनी चाहिए ना, तब तो जुटाएगा। तो सुख का भाव भी पीड़ित हो तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, कैसे होगा? तीन ही बातों पे, ये 3-4 बातों पे हम बात करेंगे। क्या कहती है जातक की कुंडली? सूर्य कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, क्या प्रभाव होता है बता दिया। धन संपत्ति की हानि भी मैंने आपको बता दी, कुंडली में दिखाइए। शनि चंद्र शुक्र की युति क्या प्रभाव देगी, और व्यवसाय की परेशानी, व्यवसाय की परेशानी भी मैंने आपको बता दी। सिर्फ यहां पर आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश करेंगे। जातक का जन्म 10 सितंबर 2004 कृष्ण पक्ष द्वादशी पुष्कर 1 शुक्रवार को हुआ, शाम को 5 बजे का जन्म है। जन्म के समय मकर लगन उद्भव, मकर लगन 24 डिग्री 22 मिनट है। चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु है, और सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा शुक्र बैठे हैं। चंद्रमा अपनी राशि में है। तो जैसा ही, और अष्टम भाव में बुध सूर्य मंगल तीनों बैठे हुए हैं। बुध भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, भाग तो है ही नहीं, भाग साथ ही नहीं देता। सूर्य अपनी राशि में बैठा है, अष्टमेश अपनी राशि में है, और मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी सूर्य के साथ अस्त है, अस्त हो गया सूर्य के साथ। सूर्य की 24 डिग्री है, मंगल की 25 डिग्री, एक का मंगल कुछ भी नहीं फायदा दे रहा है। चतुर्थ भाव के सुख भी नहीं मिल रहे और आमदनी का भी नहीं दे रहा, 1 डिग्री से दूसरे में है। 9 भाव में कन्या राशि में गुरु 2 डिग्री 54 मिनट लेकर के सूर्य से अस्त है, और गुरु धन का कारक है, पराक्रम का स्वामी है, और द्वादश भाव का स्वामी कुंडली में है और विश्वनिवास में है। तो तृतीय भाव की भी हानि करेगा, द्वादश भाव की भी हानि करेगा, और धन संपत्ति संतान की भी हानि करेगा, धन की, क्योंकि धन का कारक है और वो विश्वनिवास में आ गया, अस्त हो गया। दसम भाव में केतु 10 डिग्री 31 मिनट लेकर के है। विश्वनिवास में गुरु हो गया। विश्वनिवास में गुरु कोई भी ग्रह हो तो सिद्धांत ज्योतिष का ये कहता है कि अपने कारक की हानि करेगा। अब गुरु आध्यात्मिक का कारक है, धार्मिक है, वो नीतिवान है, तो उसमें कमजोरी आ जाएगी। दूसरा धन का कारक है तो धन की कमी होगी। संतान का कारक है, संतान भी योग नहीं होगी या होगी नहीं होगी, वो अलग ग्रहों के ऊपर बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होगी। अब पुष्कर निवास में शनि और शुक्र आ गए। शनि लग्नेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है। पुष्कर निवास में अपने भाव को बलवंता करेगा, धन को भी बलवंता करेगा और परिश्रम भी बनाएगा। शनि बलवंत करेगा क्यों? पुष्कर निवास में है। द्वितीय भाव को भी बलवंत करेगा और लगन को भी ऊंचा उठाएगा। ये शनि का है, और कारक है उसका वैराग्य की तरफ ले जाना, तृष्णा का कारक है। दोनों चीज आ गई, दोनों पुष्प। बाद के हरेक काम में उसको बाधा बनेगा मंगल। क्यों? मकर लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ युति बनाए तो बाद केस बनता है, और वो हरेक काम में बाधा बनता है। यहाँ पर मंगल अष्टमेश के साथ आ गया, युति बना रहा, बाद केस बन गया। अभी एक तरफ शनि और चंद्रमा शुक्र ये है, अच्छा काम दे रहे हैं उसको, वकालत का, बैंकिंग का ये काम दे रहे हैं, और शुक्र कारक है, द्वितीय भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, अच्छी शिक्षा का विधान दे रहा है। शनि द्वितीय उसका भाव दे रहा है, लेकिन लगने बलवान तो बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं पुष्कर निवास में, लेकिन कारक ग्रह, धन का कारक ग्रह तो गुरु है। फिर शनि में हिम्मत नहीं है। जब गुरु अपना पैर पीछे खींच लेता है तो शनि में बलवंता में हिम्मत नहीं है। तो यहां पर गुरु भी बलवान स्थिति में नहीं तो नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए, तब धन आएगा। और एकादश भाव का स्वामी जो हमको समाज से जोड़ता है, आमदनी का स्वामी अष्टम भाव में अस्त राशि में चला गया और बाद केस बन गया। आमदनी जीरो हो गई, आमदनी जीरो हो गई, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी ये हो गया और एकादश भाव को कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है, अगलो में उसको कोई आमदनी देगा। तो बिना आमदनी के प्रतिष्ठा जैसी होगी वो आप जानते हैं, सब आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। जब पैसा नहीं तो प्रतिष्ठा कहां से होगी? तो इसलिए जिस तरह से शरीर के सभी अंगों का होना जरूरी है, इसलिए कुंडली के बाकी ग्रहों का भी योगदान होना जरूरी है, चाहे कोई ग्रह कारक है या अकारक है। अब कारक तो इस कुंडली में शनि बनेगा और शुक्र बनेगा, दोनों तो बलवंत हो गए, पुष्कर निवास में हो गए।
अब दोनों क्या करेंगे, बाकी 10 भाव भी तो हैं, बाकी और 2-4 भाव भी तो है, उसमें कहां से होगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? जब पैसा ही नहीं आएगा तो ये उपदेश या वकालत या शिक्षक या कोई भी काम बनेगा मुफ्त में कहां से बनेगा? चलेगा कहां से? पैसा भी तो आना चाहिए। वो उसमें कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन उस कैपेसिटी का पैसा भी तो आना चाहिए, तभी तो उसकी रोजी रोटी चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगा? वो यहां पर नहीं है। और समझ 7 ग्रह, 3 ग्रह यहां हो गए, 3 ग्रह यहां हो गए, एक यहाँ गए, तीन भावों में है, सूर्य योग बनता है। जातक का स्वभाव अच्छा नहीं रहता, जिद्दी रहता है, सारा हो गया। जहां आमदनी नहीं, आमदनी खत्म हो गई, इस यानी एकादश भाव को कोई ग्रह नहीं देख रहा है, और एकादश भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, बाद केस भी है। मंगल हर किसी में बाधा करेगा, क्योंकि मकर लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी अगर अष्टम में रश्मेश के साथ हो तो हर चीज में बाधा करेगा, बाधा कारक बनेगा मंगल। ठीक है। अब धन भाव द्वितीय भाव है, जब यहां पर आमदनी नहीं तो ये बुध और सूर्य तीन यानी बुध राहु से पीड़ित है, छोड़ दो। सूर्य शत्रु है यहां का, लग्नेश का, अपनी सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, धन को हानि कर रहा, कुटुंब का सुख नहीं मिल रहा, धन की हानि कर रहा, केतु भी दे रहा है। तो सूर्य और केतु इसको जमीन जायदाद चल अचल संपत्ति को भी हानि करेंगे। भाई जब आमदनी नहीं होगी तो अगर वो मैंने पहले भी कहीं बताया, आमदनी हो नहीं रही और अपनी जो चल अचल संपत्ति है, फिर लास्ट में फिर आदमी यही सोचता है काम नहीं चल रहा, पैसा चाहिए, इस प्लाट को बेच दो, उस प्लाट के दो, ऐसे धीरे धीरे करते संपत्ति भी लूज हो जाएगी। ये स्थिति ऐसे जातक की बनने वाली है। ये तो अच्छा, चतुर्थ भाव में देखिए राहु है, राहु केतु का प्रभाव है, और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल तो अस्त हो गया, और शनि की भी दशम दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव की भी धज्जियां उड़ गई, स्वप्न में भी सुख नहीं है। नवास कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जातक की स्थिति रही। प्रबल पितृ दोष है, शनि और चंद्रमा की युति भी आ गई, तो पूर्व जन्म का अभिशाप भी आ जाता है, साथ में शुक्र आ गया तो उसकी थोड़ी सी राहत आ गई, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा पितृदोष है। जहां एक तरफ व्यवसाय अच्छा चलाने का योग है, भाई व्यवसाय तो अच्छा चलेगा, जो कोई भी हो उसके प्रतिफल में हमको लाभ चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको लाभ नहीं मिलेगा तो उससे कोई फायदा तो नहीं है, कोई भी काम होने दो। अर्थ तो सबको चाहिए, आज मुफ्त में कहां से करेंगे? मान लिया ये जातक शिक्षक बनता है या वकील की बात कर रहा है या वकील हो, तो कोर्ट में बैठा रहेगा, लोगों से संपर्क नहीं होगा, ये लोगों से संपर्क करने वाला है, धन कौन देगा? अगले का स्वभाव ऐसा होगा कि लोग दूर भागेंगे तो कौन नजदीक जाएगा? हाँ, वकालत में है तो वकालत में अड़ियल तो रहेगा, जीत तो जाएगा मुकदमे, क्यों? ये मुकदमे जीतने वाली बात है, लेकिन कोई पैसा ही नहीं देगा, जीत करके क्या फायदा होगा? किसके मुकदमे लड़ेगा? लोग दूर भागेंगे, जाएंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे, अब उसके पास नहीं जाना, कारण से कुछ भी बने, कुंडली इसकी ऐसी बताती है। ऐसे जातक को प्रबल पित्त दोष है, पित्त दोष निवारण करना चाहिए, और सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए। और भाग्य ये कर्म भाव का स्वामी है, और ये भाग्य का सर्वबुद्धि एक दूसरे से 12वें है, ये भी आ गया, जैसा मैंने बताया था, रह गया था जाते जाते। यानी कर्म भाव का स्वामी शुक्र यहां बैठा हुआ है, और उससे दूसरे भाव पर बुध है, और बुध से 12वें शुक्र, इसी को बोलते हैं परस्पर दूसरे 12वें। भाग्य साथ नहीं देता, चाहे शिक्षक होने दो, चाहे कलाकार होने दो, चाहे वकील साहब होने दो, जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तो फिर काम करने में भी आनंद नहीं आएगा। मैंने कारण निवारण सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।